हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने अपने लेक्चर्स में बात करी थी कि रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, रिलेशंस के बारे में समझा था कि रिलेशंस कैसे होते हैं, कैसे उनको हम बनाते हैं। ठीक है, रिलेशंस के बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना लिया था टाइप्स ऑफ रिलेशन की। हमने रिलेशन के टाइप समझे थे कि भाई कितने टाइप के रिलेशन हो रहे थे। ठीक है, हमारे पास रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव था। उसके बाद हमने बात करी थी इक्विवेलेंस क्लास की कि इक्विवेलेंस क्लास क्या है, और कुछ एग्जांपल समझे थे कि कैसे हमें अपने बोर्ड में अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। उसके ऊपर मैंने आपको उसी वीडियो में, इक्विवेलेंस क्लास वाली वीडियो में आपको ये चीजें बताई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब से इस लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक हमने रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ना है। तो रिलेशंस में रिलेशंस के बारे में बात हो गई। अब जो पूरी बात होगी इस चैप्टर में आगे फर्दर, वो किसके बारे में होगी? फंक्शंस के बारे में। ठीक है, पहले फंक्शंस के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा हमारा बाइनरी फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? बेसिकली थोड़ी सी दिक्कत होती है इसको समझने में कि भाई ये है क्या चीज, है ना, ये क्या होता है फंक्शन, कैसे हम इनको बताते हैं, कैसे हम इनके बारे में जान सकते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, चलो फंक्शन के बारे में आज हम समझते हैं। तो हमने रिलेशन पता है क्या होता है। रिलेशन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट ए का, कोई अगर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए से बी पर। ठीक है, अच्छा इसको देखो कैसे और लिख सकते हैं। अगर आपका कोई एक सेट है ए, या कोई एक एलिमेंट है ए जो कि किसका एलिमेंट है? ए का। ठीक है, ए जो है वो भी ए से बिलोंग कर रहा है, और एक एलिमेंट है बी, वो भी किससे? ए से ही बिलोंग कर रहा है। और हमारा जो रिलेशन है वो किस पर डिफाइंड है? ए इंटू ए पर डिफाइंड है। ठीक है ना, रिलेशन हमारा किस पर डिफाइंड है? ए इंटू ए पर डिफाइंड है। तो इसको हमें, अगर हमें बताना है कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, किस तरीके से है वो, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए आर बी करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम इन दो एलिमेंट्स को रिलेट कर रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट कितने भी एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली था क्या कि हमारा जो रिलेशन था वो ए इंटू ए से बिलोंग कर रहा था। ए इंटू ए का क्या मतलब हुआ कि ए का हर एक एलिमेंट ए के साथ रिलेट करेगा, या फिर ए के हर एक एलिमेंट का ए के दूसरे हर एक एलिमेंट के साथ एक ना एक पेयर प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब रिलेशन की अगर बात करी जाए तो रिलेशन में क्या होता था, कई सारे पेयर्स का, इसके ए इंटू ए के एक सबसेट का कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पेयर्स फ्रॉम ए इंटू ए, या फिर एक सबसेट ए इंटू ए का, वही हम उसको क्या कहते थे? रिलेशन कहते थे। अब रिलेशन में क्या हो सकता था कि भाई एक एलिमेंट कितनी ही एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकता था। एक ही एलिमेंट हो सकता है सभी एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। बी जो है, ये जो बी एलिमेंट है, ए भी तो ए का ही है ना, तो ए हो सकता है हर एक बी के साथ रिलेट करे जो कि ए में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन फंक्शंस ऐसा नहीं करते। फंक्शंस के साथ थोड़ी अलग कहानी है। क्या कहानी है समझते हैं उसको। देखो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस की जो कहानी है वो चालू होती है जैसे एक मशीनरी होती है ना। मशीनरी कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीनरी ले ली है और ये मशीनरी मेरी क्या कर रही है? आटा बना रही है, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम? फ्लोर मिल कहते हैं। ठीक है ना, फ्लोर मिल, आटा चक्की है भाई। ठीक है, मशीनरी होती है ना। अब आटा चक्की में जब आप लेकर जाते हो उसके पास गेहूं अपने, तो गेहूं जब लेकर जाते हो, व्हीट अगर लेकर जा रहे हो, तो क्या करेगा वो आपको व्हीट फ्लोर ही देगा भाई, गेहूं का आटा ही तो देगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप गेहूं लेकर गए और उसने आपको चावल का आटा पकड़ा दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो व्हीट अगर लेकर जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? व्हीट फ्लोर ही मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप राइस लेकर जा रहे हो तो आपको राइस फ्लोर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप पल्सेस लेकर जा रहे हो, दालें लेकर जा रहे हो, तो उन दालों का आटा मिल जाएगा, पल्सेस का फ्लोर मिल जाएगा, पल्सेस फ्लोर। ठीक है, तो इस तरीके से आटा चक्की हमारी काम करती है, यानी कि पर्टिकुलर इनपुट के लिए पर्टिकुलर आउटपुट देती है। यही चीज फंक्शन के साथ है, पर्टिकुलर इनपुट के लिए पर्टिकुलर आउटपुट। ठीक है, रिलेशंस में क्या हो सकता था? हो सकता है कि पर्टिकुलर इनपुट के लिए पर्टिकुलर आउटपुट ना हो सकता है एक एलिमेंट का इसके साथ भी आ रहा है, मतलब मैंने इनपुट में ए दिया तो वो बी के साथ भी रिलेट कर रहा है, इनपुट में ए दिया तो वो सी के साथ भी रिलेट कर रहा है, इनपुट में ए दिया वो कोई और एलिमेंट है डी, उसके साथ भी रिलेट कर रहा है। लेकिन
यहां पर जो आपका क्या कहते हैं फंक्शन है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फंक्शन में क्या है, अगर आप एक इनपुट दे रहे हो तो उसका एक ही क्या आएगा, आउटपुट आएगा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है, बस इसमें थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, थोड़ी सी कंडीशंस आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच every element in domain, in which every element in domain have unique images in codomain। ठीक है, every element in domain have unique images in codomain। ठीक है, ये याद रखना भाई, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, वन लाइन में की डेफिनेशन है इसकी, क्या है कि रिलेशन एक, वो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हर एक एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन हैव यूनिक इमेजेस इन कोडोमेन। ठीक है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज ही होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट है और उसकी 4-5 वो आउटपुट दे देता है। अगर आप व्हीट देते हो तो व्हीट फ्लोर ही तो आउटपुट मिलेगा। अगर आप व्हीट दे रहे हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि व्हीट फ्लोर भी मिल रहा है, राइस फ्लोर भी मिल रहा है, पल्स फ्लोर भी मिल रहा है, ऐसा नहीं होता ना। एक एलिमेंट अगर आप इनपुट में दे रहे हो तो एक ही आउटपुट मिलेगा। सिमिलर काम फंक्शंस के साथ होता है कि अगर आपने डोमेन में एक एलिमेंट, अगर आपके पास आपने उसका फंक्शन में रखा उसे, तो वो क्या करेगा, एक उसकी यूनिक इमेज ही देगा। ठीक है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल एक बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी बात करेंगे कि देखो डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं, इनकी अभी टेंशन मत लेना। अभी मैं समझाऊंगा कि डोमेन भी क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है और इमेज क्या होती है। ठीक है, इन चारों चीजों के बारे में, इमेज, प्री इमेज भी आती है, तो इन चारों 5 चीजों के बारे में अभी बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और यूनिक इमेजेस वाली जो बात है वो क्या है। यूनिक इमेजेस वाली बात को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो यूनिक इमेजेस से मतलब मेरा है कि यूनिक आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे समझो कि यूनिक इमेज का मतलब क्या है, फिलहाल के लिए यूनिक आउटपुट मिलेगा। जैसे कि अगर मेरे पास कोई सपोज एक फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, आटा चक्की की तरह ही, जैसे यहां पर ये फ्लोर में था ना हमारा फंक्शन, ऐसे यहां पर फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी सपोज मैं यहां पर इनपुट में से अगर मैं 2 दूंगा, ठीक है, तो मेरे को ये आउटपुट में क्या देगा, 4। कभी ऐसा होता है क्या कि मैं यहां इनपुट में 2 दे रहा हूं तो ये 4 भी दे रहा है, उसके बाद इसने 8 भी दे दिया, उसके बाद इसने कुछ और आउटपुट्स भी दे दिए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक इनपुट के लिए क्या होगा, एक ही आउटपुट तो देगा भाई। 2 के लिए क्या देगा, 4 ही तो देगा, इसके अलावा कुछ थोड़ी दे देगा, ये 8 वगैरह थोड़ी आ जाएंगे। ठीक है ना, तो फंक्शन की समझ में आई बात, यूनिक इमेज वाली बात। यूनिक इमेज का मतलब यूनिक आउटपुट होगा। ठीक है, सेकंड, अगर वहीं हम क्या करें कि भाई सेकंड से जैसे मान लो 3 ले लिया इनपुट, 3 के बाद हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 9, है ना। हर एक इनपुट अलग अलग, यहां पर हमने ले लिया 1 तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा भाई, 1। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग इनपुट के लिए देखो अलग अलग आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यही चीज क्या होती है, आपकी फंक्शन होती है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब फंक्शन हमें समझ में आ गया कि किस चीज को फंक्शन कहते हैं, कि भाई यूनिक इनपुट देने पर यूनिक आउटपुट। ठीक है, अब ये जो यूनिक इनपुट हमें से दे रहे हैं, ठीक है, अब ये जो यूनिक इनपुट हमें से दे रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो यूनिक इनपुट है हमारा जो हमें से दे रहे हैं, इसको ही कहते हैं डोमेन। ठीक है, ये जो यूनिक इनपुट है ना, इसी को ही डोमेन कहा जाता है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स जो इसमें हम इनपुट दे सकते हैं उनको क्या कहते हैं, डोमेन। और ये जो यूनिक इमेजेस आ रही हैं, यूनिक आउटपुट आ रहे हैं, यूनिक इमेजेस का मतलब है यूनिक आउटपुट। ठीक है, ऐसे समझ लो इसे, यूनिक आउटपुट।
ठीक है। तो ये जो यूनिक इमेजेस आ रही हैं, यूनिक आउटपुट आ रहे हैं, इन्हीं को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, रेंज। ठीक है, तो डोमेन क्लियर हुआ, रेंज क्लियर हुआ, इमेजेस भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। भाई डोमेन का एक एलिमेंट, उसमें फंक्शन ने वर्क करा, आंसर कुछ दिया, ये जो 1 से रिलेट करता हुआ ये आया, तो ये 1 की इमेज आई, इसको रेंज नहीं कहेंगे। रेंज क्या होता है, एक सेट होता है। रेंज का मतलब क्या है, पूरा कलेक्शन। ठीक है, रेंज और इमेज में अंतर है। रेंज किसे कहते हैं, इस पूरे कलेक्शन को रेंज कहेंगे, और इमेज किसे कहेंगे, जैसे 1 की इमेज क्या है, 1 है, 2 की इमेज क्या है, 4 है। ठीक है, इमेजेस का सेट नहीं होगा, इमेजेस के सेट को ही रेंज कहा जाता है। ठीक है, इमेज क्या होगा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की एक पर्टिकुलर इमेज होगी, कोई नया सेट नहीं आएगा उसमें। लेकिन अगर उन्हीं इमेजेस के जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम सेट बना दें, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, रेंज कह देते हैं। तो आई थिंक डोमेन क्लियर हो गया। सेट ऑफ इनपुट्स जो हम इसमें दे सकते हैं, दैट इज डोमेन। सेट ऑफ आउटपुट्स जो हमें मिलेगा, दैट इज रेंज। ठीक है, तो डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको देखो, जैसे कि इसको कभी कभार पेपर में ऐसे लिखा आ जाएगा, फंक्शन डिफाइंड ऑन A to B, ऐसे लिखा होता है। फंक्शन डिफाइंड ऑन या फंक्शन इज डिफाइंड बाय A to B, मतलब फंक्शन क्या है, A से B के लिए। A से B के लिए का क्या मतलब होता है कि फंक्शन का जो डोमेन है, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन का डोमेन जो पहले लिखा रहता है, यही तो एलिमेंट आप क्या करोगे, इनपुट में दोगे। तो ये जो सेट लिखा रहता है, इसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं इसको, डोमेन। अब ये जो बी सेट है, ठीक है, बी सेट क्या होता है, बी सेट को डोमेन रेंज नहीं कहते। ठीक है, बी सेट को रेंज नहीं कहते, बी सेट को कहते हैं यहां पर कोडोमेन। ठीक है, क्या कहते हैं, कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है ना, ये बात कंफ्यूजन आ गई कि सर अभी तो कह रहे थे कि इनका जो आउटपुट आ रहा है उसका कलेक्शन क्या होता है, रेंज। यहां पर भी ए रखेंगे तो बी ही आएगा, फंक्शन डिफाइंड ही इस तरीके से हो रहा है, तो ये जो बी आ रहा है ये भी रेंज ही होना चाहिए था। इसको कोडोमेन क्यों कह रहे हो, ठीक है, तो इसको भाई कोडोमेन हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो क्या होता है कि रेंज में सारे एलिमेंट्स, रेंज के सारे एलिमेंट्स के लिए एक प्रेफर्ड, एक पीछे एक इनपुट होगा। ठीक है, लेकिन कोडोमेन के एलिमेंट्स के लिए ऐसा जरूरी नहीं है हो। मतलब कहने का यह है कि अगर मेरे पास कोई सपोज एक फंक्शन है, मैं आपको चलो मैप करके दिखाते हैं कि मान लो हमारे पास ये 2 गोले हैं। ठीक है, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। ठीक है, यहां पर एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3। ठीक है, यहां पर एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देख लेना इसको ध्यान से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स यहां पर हमारे पास हैं। तो अब देखो, अगर मेरा फंक्शन यही है, मान लो मैं यही वाला फंक्शन लेके चल रहा हूं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो fx इज इक्वल टू क्या है, मेरे पास एक्स स्क्वायर है, यही मेरा क्या है, फंक्शन है। तो अब क्या होगा, अगर मैं फंक्शन में 0 रखूंगा तो 0 के लिए 0 मिलेगा। कितना सिंपल है मैप करना, समझ में आ रहा है। इसी को मैपिंग कहते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिए, सेट बी के एलिमेंट लिख लिए। अब ए को देख रहे हैं कि इसमें पुट करने पर क्या आ रहा है, उससे एक लाइन ज्वाइन कर दी। मैच द फॉलोइंग खेला है ना यार, मैच द फॉलोइंग करा है ना पेपर, बच्चों बचपन में खूब सारे मैच द फॉलोइंग करे हैं। वही मैच द फॉलोइंग करना है कि भाई 0 पुट करने पर क्या आएगा, उससे उसको मैच कर दो, 1 पुट करने पर क्या आएगा, उससे उसको मैच कर दो। बस सिंपल यही काम है। तो यहां पर हमने 1 को पुट किया तो 1 आ गया, 2 को पुट किया तो 4 आया, 3 को पुट किया तो 9 आया। अब क्या हुआ, अब देखो अगर ध्यान से यहां पर, तो ये जो 2 3 5 6 7 8 ये जो एलिमेंट्स थे, इनको इनके लिए कोई प्रिफर्ड इनपुट है क्या, है क्या यहां पे, नहीं है ना, इनके लिए कोई इनपुट है ही नहीं। जब इनके लिए कोई इनपुट नहीं है तो ये क्या किसी की रेंज में आएंगे, ये किसी का आउटपुट होंगे, ये किसी का आउटपुट ही नहीं है ना। अगर ये किसी का आउटपुट नहीं है तो ये रेंज नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज क्या होगी इस केस में, जो आपका रेंज का सेट आएगा वो क्या आएगा,
रेंज का सेट आएगा आपका 0, 1, 4 एंड 9। ठीक है, 0, 1, 4 एंड 9, ये आपकी क्या है रेंज। और बाकी ये जो पूरा सेट है जिसमें क्या है कि ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है 2, 3, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये क्या आएंगे हमारे, ये पूरा कलेक्टिवली क्या कहलाएगा हमारा कोडोमेन। ठीक है, ये पूरा हमारा कलेक्टिवली क्या कहलाएगा कोडोमेन। तो आई थिंक डोमेन क्लियर हुआ, रेंज क्लियर हुआ और कोडोमेन भी क्लियर हुआ। रेंज क्या हो जाती है, अब अगर सिंपल शब्दों में कहें कि रेंज और कोडोमेन में क्या समानता है या रेंज और कोडोमेन एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई रेंज इज अ सबसेट। ठीक है, ये सबसेट का साइन होता है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, रेंज क्या है, सबसेट है। किसकी सबसेट है, कोडोमेन का। देखो रेंज यहां पर 4 एलिमेंट्स हैं, बस टोटल 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, रेंज में केवल 4 हैं। दैट्स वाई रेंज क्या हो गया, सबसेट हो गया। किसका, कोडोमेन का। ठीक है, अब फंक्शन की बात अगर करी जाए, फंक्शन अगर हमारा डिफाइंड है a to b पर, ठीक है, तो a तो सिंपल डोमेन ही होगा। ठीक है, एक बार क्लियर कर लेते हैं फिर से, तो a तो सिंपल डोमेन ही होगा, जो b है वो कोडोमेन होगा, और जो b की जो इमेजेस का सेट है, b में इमेजेस आएंगे ना, इमेजेस का जो सेट है वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो आई थिंक डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीनों चीजें अब आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब देखो रेंज कैन बी अ कोडोमेन। ठीक है, हो सकता है कि रेंज जो है वो पूरा का पूरा जो सेट है, हो सकता है, ये जरूरी नहीं है हर जगह हो। ठीक है, रेंज को कोडोमेन कह सकते हैं कब, जब इसके हर एक एलिमेंट के लिए एक इनपुट प्रेजेंट हो। ठीक है, ये भी एक टाइप का फंक्शन होता है, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो रेंज जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा कोडोमेन के। कब हो जाएगा ये इक्वल टू, व्हेन अगर बहुत सिंपल भाषा में लिखूं, फॉर एवरी आउटपुट देयर इज एन इनपुट। ठीक है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन कब हो जाएगा, जब हर एक आउटपुट के लिए कोई ना कोई इनपुट प्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखो आउटपुट 2 हो सकता था, कोडोमेन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आउटपुट हो सकते थे। ठीक है ना, 2 कैन बी आउटपुट कब, जब यहां पर √2 प्रेजेंट होता तब। अगर यहां पर मैंने इनपुट में √2 ले लिया होता, ठीक है, तो क्या होता, √2 का स्क्वायर करते भाई 2 आ जाता, तो √2 के लिए कोई ना कोई एक, भाई √2 के लिए अगर इनपुट दूं तो आउटपुट है ना 2। तो ऐसा नहीं है कि कोडोमेन के एलिमेंट्स जो हैं उनके लिए कोई वो जो है आ रहे हैं तो मतलब उनका कोई यूज नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि उनके लिए कोई इनपुट नहीं है। ठीक है ना, अगर उनके लिए इनपुट होता तो वो भी हमारी किस में आ जाते, रेंज में आ जाते। सिंपल सी बात है, समझ में आया। तो कोडोमेन, डोमेन, रेंज और फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है ये चीज, ठीक है, आई थिंक क्लियर हुई होगी कि व्हाट इज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, फंक्शन की डेफिनेशन है, इसके बारे में समझ लेना। ठीक है, अब एक जो कॉमन, देखो एक डाउट आता है, अब कहोगे कि सर आप तो हमें पागल बना रहे हो, देखो आप कह रहे हो यूनिक इमेजेस होनी चाहिए। अभी चलो इसी फंक्शन को अभी हम बात करें, सर मैं अगर आपसे कहूं कि देखो 1 आपने रखा तो 1 मिल गया, लेकिन अगर आप -1 रखोगे, ठीक है, तो भी आपको क्या मिलेगा, -1 रखने पर भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। सिमिलरली अगर आप -2 रखोगे तो भी आपको -2 रखने पर क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। ऐसे ही आप -3 रख दोगे तो भी आपको पुट करने पर क्या मिलेगा, आंसर में 9 ही मिलेगा। तो ये यूनिक इमेजेस कहां रही है भाई, -1 की जो इमेज है वो भी 1 है, -1 की जो इमेज है वो भी 1 है, दोनों की इमेज एक ही है। तो यही बात है,
ध्यान रखना, जो अभी आपने ये जो बात बोली ना कि ये यही बात है कि दोनों की इमेज एक ही है, क्यों? देखो यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं कह रहा वो कि एक दो अलग अलग एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं हो सकती, वो ये कह रहा है कि दोनों एलिमेंट्स की जो इमेज होगी ना वो एक ही होगी। ऐसा नहीं है कि वन रख रहे हैं तो एक से ज्यादा इमेजेस मिल जाएं। यूनिक इमेज का मतलब यह है कि अगर मैं वन पुट कर रहा हूं तो एक ही इमेज मिले, एक ही आंसर मिले, एक ही आउटपुट मिले। अब अगर मैं वन पुट कर रहा हूं तो एक ही आउटपुट मिल रहा है ना वन, मैं -1 पुट कर रहा हूं तो भी एक ही आउटपुट मिल रहा है ना वन। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने वन पुट करा तो एक आउटपुट मिल गया वन, दोबारा वन पुट करा तो आउटपुट मिल गया 5, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है? तो एक एलिमेंट की अगर बात करी जाए सिंपल, अगर मैं -1 को ना देखूं तो इसकी एक यूनिक इमेज है, ऐसी जब मैं -1 की बात करूं और 1 को ना देखूं तो इसकी एक यूनिक ही इमेज है ना। ऐसा तो नहीं है कि इमेज बाद में चेंज हो रही हो, कि यहां पर जब पुट कर रहे हैं 1 तो आ रहा है आंसर 1, -1 पुट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1, लेकिन आगे चल के -1 पुट करा तो आंसर आ गया कुछ 2 3 कुछ भी, ठीक है, समथिंग एल्स अदर देन 1, ठीक है? तो ये नहीं हो पाएगा। फंक्शन इसी चीज को कहते हैं कि एक एलिमेंट की क्या आएगी, एक ही इमेज आएगी। फॉर अ सिंगल इनपुट वी हैव अ सिंगल आउटपुट, ठीक है? क्लियर हुआ? ये चीजें नोट कर लीजिए, कॉपी पेंसिल आई थिंक मैं हर बार बोलता हूं आपसे, आप लेके बैठे होंगे, ठीक है? और हमारे साथ आप अपने नोट्स बना रहे होंगे मेरे साथ, तो आप फटाफट से जो भी इनकी चीजें हैं, जो भी यहां पर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, इसकी डेफिनेशन है, यूनिक इमेजेस का मतलब है, डोमेन कोडोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होती है, सबसेट होती है, रेंज और कोडोमेन में कब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएंगे, इन चीजों को एक बार आप फटाफट से नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं। कर लिया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डोमेन कोडोमेन फंक्शन इन सब की बातें हो गई। नेक्स्ट हमें बात करनी है, अब किसकी करनी है? टाइप्स ऑफ फंक्शन की, ठीक है? किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। भाई फंक्शंस पढ़ लिए, ठीक है? फंक्शन समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है? उसकी मैपिंग समझ में आ गई कि मैप कैसे करते हैं फंक्शंस को। अब बात कर लेते हैं कि फंक्शन के टाइप कौन कौन से आते हैं। भाई देखो मुश्किल 3 ही टाइप होते हैं, ठीक है ना? अब उनके बारे में हम आगे बात करते हैं, तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है, फटाफट से। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अपने नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, कि भाई फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। अभी देखो, अभी आप कहोगे कि सर ये तो शायद हमने पढ़ा हुआ है, हमने 11th क्लास में बहुत सारे फंक्शंस के टाइप देखे हैं। क्या देखे हैं? जैसे कि हमने देखा है, आपने अभी बताया था कि स्क्वायर फंक्शन देखा है, fx = x², ये भी एक फंक्शन का टाइप है। दूसरे टाइप का फंक्शन क्या देखा है? fx = x देखा है, fx = k देखा है, fx = mod x देखा है, और न्यूमेरियस आप बहुत सारे नाम गिना सकते हो मेरे को अनलिमिटेड, कि भैया इतने सारे फंक्शन देखे हुए हैं, ये सब टाइप है। तो आप एक बात समझो, ये टाइप नहीं है, ये कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है? टाइप्स क्या होंगे वो अभी बात करेंगे। अच्छा, ये जो टाइप हैं ये बेस्ड ऑन देयर ग्राफ है, ये भी टाइप है, कुछ स्पेशल टाइप है। कौन से स्पेशल टाइप है? ये फंक्शन के टाइप है बेस्ड ऑन देयर ग्राफ्स, ठीक है ना? उनके ग्राफ के अकॉर्डिंग, कि ऐसा रख रहे हैं तो ग्राफ कैसा बन रहा है, ये रख रहे हैं तो ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक है? लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो फंक्शंस की बात करेंगे बेस्ड ऑन देयर मैपिंग, ठीक है? फंक्शंस की जो बात करेंगे वो कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन देयर मैपिंग। तो देखो मैपिंग कितने तरीके से हो सकती है एक बार समझते हैं, और फिर सिंपल उनको नाम दे देंगे, कि मैं बता दूंगा कि भाई इस टाइप से ये फंक्शन होते हैं, ठीक है? तो फंक्शन को चलो फटाफट से क्या करते हैं, देना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम मैपिंग कर सकते हैं, कितने तरीके से। तो एक हमारा ये सेट है, एक हमारा ये सेट है, ठीक है? थोड़ा साइड में लेते हैं ताकि जो है 3-4 बना सकें, समझ में आए, ठीक है? यहीं से लेते हैं 1 और ये 2, ठीक है?
तो यहां पर मान लो ये हमारा ए सेट है, डोमेन, ये बी सेट है, कोडोमेन। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज आपके पास ए बी सी डी, 4। यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 4, यहां भी 4 है। अब किस तरीके से हो सकता है, देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी ना, यानी कि ए का हो सकता है 1 के साथ हो जाए, बी का हो सकता है 2 के साथ हो जाए, सी का हो सकता है 3 के साथ हो जाए, और डी का हो सकता है 4 के साथ हो जाए। यानी कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, हर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। तो ये एक तरीके की मैपिंग हो सकती है। कौन सी मैपिंग हो सकती है, डिफरेंट एलिमेंट in A have different images in B। ठीक है, ये एक टाइप की मैपिंग हो गई, टाइप 1। ठीक है, दूसरे टाइप की मैपिंग पे आते हैं। तो दूसरे टाइप की मैपिंग कौन सी होती है भाई, सेकंड टाइप। फिर से एक A है, एक हमारे पास B है। ठीक है, ये A है, ये B है। ठीक है, अब जैसे यहां पर फिर से वही एलिमेंट्स ले लेते हैं भाई, ए बी सी डी 1 2 3 4। ठीक, अब मान लो ए की इमेज 1 है और बी की इमेज भी 1 है। ऐसा हो सकता है ना, अभी स्क्वायर फंक्शन में हमने देखा था, दो अलग अलग एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ सकती है ना। ये देखो, ये चिड़िया की चोंच बन सकती है ये, या फिर और अगर मैथमेटिकल भाषा में कहें तो ग्रेटर देन का साइन बन सकता है। लेस देन का मत बना देना। लेस देन का मतलब होता है कि आपका सी के लिए 3 भी आ रहा है और सी के लिए 4 भी आ रहा है। ये साइन नहीं बन सकता, ये साइन बन गया तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन कब होगा, जब ये चोंच आए या फिर ग्रेटर देन का साइन आए तो ठीक है। ठीक है, वरना नहीं है। चलो अब इसे हटाते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था इस तरीके से। तो C के लिए हमारे पास सपोज 3 है और D के लिए हमारे पास 4 है। इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिफरेंट एलिमेंट इन A हैव डिफरेंट इमेजेस इन B? नो, दिस इज नॉट ट्रू। कॉज ये है इसका कि भाई डिफरेंट एलिमेंट्स इन A हैव सेम इमेज इन B, है कि नहीं है। तो यहां पर ये दूसरे टाइप की मैपिंग हो गई। क्या हो गई, डिफरेंट एलिमेंट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर देखो डिफरेंट एलिमेंट एक ही है कि जिनकी 2 इमेजेस है, बाकी एलिमेंट्स की एक एक इमेजेस है। तो कंफ्यूज मत होना कि यार इधर आधों की तो एक ही इमेज है और आधों की जो है वो सेम इमेज है, आधों की तो डिफरेंट इमेज है और आधों की सेम इमेज है। तो कंफ्यूज मत होना। अगर एक दो भी एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है, कुछ एलिमेंट भी ऐसे हैं जिनकी सेम इमेजेस है, तो भी ये केस उसके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या आ रही है, देखो सेम इमेज आ रही है। तो फर्स्ट केस था हमारा डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, डिफरेंट एलिमेंट इन ए have different images in B। ठीक है, different element of A have different same images in B। ठीक है, तो ये एक दूसरा टाइप की मैपिंग हो गई कि भाई डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो गई। तीसरे टाइप की मैपिंग हमारी क्या हो सकती है, तीसरे टाइप की मैपिंग में क्या हो सकता है कि भाई ये हमारा डोमेन है। ठीक है, इसमें A बोल लो, इसको B बोल लो। इसमें एलिमेंट्स है लेट से 1 2 3 4। इसमें एलिमेंट है या एक काम करते हैं वैसे ही रखते हैं ABCD और 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं आपके वो हैं ABCD और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, अब ये कर सकते हो कि देखो भाई एक तो इसके थ्रू चली गई इमेज। ठीक है, और मान लो अब इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है E। ठीक है, B की इस पर, C की इस पर, D की इस पर और E खाली। ठीक है, ये तीसरे टाइप की मैपिंग हो गई। और
लास्ट टाइप की मैपिंग आखिरी हम देख रहे हैं, फोर्थ। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, some elements of A have different images in B, ठीक है ना। different elements of A have different images in B, लेकिन कुछ एलिमेंट्स की इमेजेस नहीं भी हैं, ठीक है ना। तो different sum of different element in A have different images in B। चलो इन्हीं तीनों से आगे बात कर लेते हैं, चौथे टाइप की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्हीं तीनों से आगे बात करते हैं कि अब क्या क्या हो रहा है। तो देखो भाई, ये वाला जो हमारा फंक्शन है, पहली चीज ये फंक्शन है या नहीं, तो भाई चलो चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या कह रहा था, एक ऐसा रिलेशन, तो रिलेशन तो है यहां पर भाई, ये मैप हो रहा है ना। मैप होने का मतलब ही है कि यहां पर एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। जब रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तभी मैपिंग हो सकती है, बिना रिलेशन एग्जिस्ट करे इनसे ये रिलेशन ही तो है। एक इससे रिलेट कर रहा है, वन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक इमेजेस इन कोडोमेन। तो यहां पर अगर ध्यान दें तो एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है उसकी डिफरेंट इमेज ही है कोडोमेन में, और तो कुछ है नहीं, है ना। एवरी एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस, भाई लिखा भी हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है, ठीक है, क्या कैसा, जब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन। क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन। तो ये पहला टाइप है, कौन सा, वन वन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव सेम इमेज। तो यार यहां पर तो बात ही गड़बड़ हो गई, वन वन तो नहीं हो सकता। वन वन की डेफिनेशन थी कि डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस, यहां पर आ गई सेम इमेजेस, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक एलिमेंट की एक, मतलब डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेजेस है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैनी वन, मैनी एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। हो सकता है ना, फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भाई बताया था ना, यूनिक एलिमेंट यूनिक इमेजेस, यूनिक एलिमेंट इन डोमेन, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक इमेजेस। तो देखो, ए की एक ही यूनिक इमेज है वन, बी की एक ही यूनिक इमेज है, दैट इज ऑल्सो वन। तो मैनी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज तो है, इमेज तो एक ही है, लेकिन वो इमेज सेम है, एक ही इमेज है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, इसको क्या नाम दे देते हैं, मैनी वन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, मैनी वन फंक्शन हो गया। तो ये हमारा सेकंड टाइप हो गया फंक्शन का, ठीक है। एक तो हो गया वन वन, एक हो गया मैनी वन। अब जरा तीसरे वाले में देखो, ठीक है। तीसरे वाले में देखा जाए अगर, तो देखो यार क्या है कि यहां पर ABCD डिफरेंट एलिमेंट है। पहली चीज, अभी एक फंक्शन है कि नहीं, पहली चीज तो ये बात कर लेते हैं। तो क्या ये एक फंक्शन है, यहां पर यार E बच रहा है ना, तो बताओ ये एक फंक्शन है या नहीं है। इसका आंसर आप मेरे को मेरी कमेंट बॉक्स में जरूर से देना, मुझे बताना कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका आंसर मेरे को चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके आंसर आप देते रहना, बाकी आगे की बात मैं करता हूं। अब देखो क्या है कि यहां से एक और चीज मुझे दिख रही है, क्या दिख रही है कि भाई हर एक इमेज के लिए, ये मेरी इमेजेस ही तो है भाई, ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, डी की इमेज 4। तो इन डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के लिए मेरे पास एक ना एक इनपुट है, यानी कि डिफरेंट आउटपुट्स के लिए, हर एक आउटपुट के लिए मेरे पास एक इनपुट है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के फंक्शन को, जैसे ये है, इसको क्या कहते हैं, ये वन वन भी फंक्शन है और ये दूसरा टाइप भी है। दूसरा क्या हो गया, ऑन्टो, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है आपका, ऑन्टो फंक्शन भी है। अच्छा, क्या ये ऑन्टो है, ऑन्टो का मतलब क्या हुआ, ऑन्टो फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए, हर एक आउटपुट के लिए, हर एक आउटपुट के लिए एक इनपुट होना चाहिए। तो यहां पर क्या, हर एक आउटपुट के लिए, ये आउटपुट है ना,
ये वाला जो सेट है ये आउटपुट है, तो हर एक आउटपुट के लिए क्या एक इनपुट है? नहीं है ना सर भाई, दो कहां है? दो के लिए कोई इनपुट ही नहीं है, तो दो के लिए जब कोई इनपुट नहीं है तो ये एक फंक्शन ऐसा है जो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप का जो फंक्शन होगा जहां पर हमारे को इस तरीके से कोई एक एलिमेंट खाली छूट जाएगा रेंज का, उसका कोडोमेन का, तो वो हमारा क्या होगा? ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर इस ई को इस 4 के साथ कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो अब ये मैनी वन तो जरूर है ना? ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि भाई यहां पर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है। ठीक है ना? तो सेम इमेज जब आ जाए, कुछ एलिमेंट्स की सेम इमेज जब आ जाए, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? शाबाश, कैसा हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये ऑन्टो है कि नहीं। वन वन तो नहीं है, क्या ये ऑन्टो है? अब ऑन्टो के लिए क्या है भाई? हर एक इनपुट के लिए कोई एक आउटपुट होना चाहिए, तो यहां पर हर एक आउटपुट के लिए कोई ना कोई एक इनपुट होना चाहिए, तो यहां पर हर एक इनपुट के लिए आउटपुट के लिए एक ना एक इनपुट है भाई। 1 आउटपुट आ रहा है तो 1 के लिए एक इनपुट है ए, 2 आउटपुट आ रहा है तो 2 के लिए एक इनपुट है बी, 3 आउटपुट आ रहा है तो 3 के लिए इनपुट है सी, 4 के लिए तो दो इनपुट है। तो यहां पर हर एक एलिमेंट के लिए जो हमारा कोड डोमेन में है, हर एक एलिमेंट के लिए जो हमारा कोड डोमेन में है, उसके लिए एक ना एक प्री इमेजेस। ठीक है ना? जब हम यहां से बैक मारेंगे, इमेज की क्या आएगी? ये प्री इमेज। ठीक है, डोमेन के एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, जो यहां पर कोडोमेन होता है, कोडोमेन के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इमेज, और डोमेन के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? प्री इमेज। तो 1 की प्री इमेज, 2 की प्री इमेज, सबकी प्री इमेजेस है, तो ये भी कैसा है? ऑन्टो फंक्शन है। अब है, लेकिन जब ई नहीं था तब क्या ये फंक्शन है या नहीं है, वो आप आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो 1-1 फंक्शन समझ में आया। 1-1 फंक्शन एक लाइन में फटाफट से समझ लें हर एक फंक्शन को। तो क्या कहता है? एक सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं लेकिन उनकी इमेज सेम है। अगर ऐसा है तो फंक्शन 1-1 नहीं हो पाएगा। 1-1 नाम से क्लियर हो रहा है, 1 का 1, एक का एक एलिमेंट की एक ही इमेज। ठीक है, डबल एलिमेंट है, सेम इमेज नहीं, फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? 1-1 फंक्शन है। क्यों 1-1 है? एक एलिमेंट एक इमेज। ये क्या है? मैनी वन फंक्शन है, डबल एलिमेंट सेम इमेज। और ये क्या है? ऑन्टो फंक्शन है, क्योंकि मैनी वन तो यह ही है, मैनी वन तो यह ही है, लेकिन मैनी वन के साथ साथ ये कैसा है? ऑन्टो है। ऑन्टो का मतलब हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज। ये ऑन्टो नहीं है, हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। ये वाला ऑन्टो है, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट की एक ना एक प्री इमेजेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब 1-1 फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन समझ में तो आ गया। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन, और क्वेश्चन में मैपिंग के अकॉर्डिंग तो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन में तो फंक्शन दिया जाएगा, तो एक आध उसका एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। और सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि ये क्या कहती हैं, 1-1 की और ऑन्टो की, और इनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इनका अप्रोच क्या लेना है सॉल्व करने का, इस चीज को देखते हैं। चलो फटाफट से, अब मैं ये हटा दूं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमें 2 टाइप के फंक्शन पता पड़ गए, 3 टाइप के बेसिकली, 1-1, मैनी वन एंड ऑन्टो। 3 टाइप के ही फंक्शंस होते हैं। चलो इनको एक जगह में समराइज वे में अभी फटाफट से लिख देता हूं। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहला जो था मेरा वो था 1-1। क्या था? 1-1। ठीक है, कैसा फंक्शन था? 1-1 फंक्शन था। तो 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि फॉर डिफरेंट एलिमेंट, यही इसकी डेफिनेशन है, वो जो नीचे लिखे हुए थे ना वही इनकी डेफिनेशन है। डिफरेंट एलिमेंट have different element in domain। ठीक है, different element in domain have different images different element in domain have different images in codomain, in कोडोमेन।
ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए इन्होंने डेफिनेशन में बताया है, दैट इज, यानी कि अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखो अगर मैं दो एलिमेंट्स ले लूं x1 एंड x2, ठीक है, i.e. x1 x2 बिलोंग किससे कर रहे हैं, हमारा कोई एक सेट है A, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन बोल देते हैं लेट, फंक्शन जो है वो A to B है, ठीक है। देन क्या होगा, x1 और x2 जो A से बिलोंग कर रहे हैं, x1 और x2 क्या है हमारे, A से बिलोंग कर रहे हैं। तो इफ fx1 is equals to fx2 implies that x1 equals to x2, then function is 1 1। अब ये क्या कह रहा है भाई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कह रहा है इसका, ये समझो। ये कह रहा है कि अगर मेरा कोई फंक्शन a से b पर डिफाइंड है, ठीक है, और यहां पर क्या है कि x1 और x2 आपके दो एलिमेंट्स हैं जो कि इस a से बिलोंग कर रहे हैं। x1 और x2 क्या है, दो एलिमेंट्स हैं जो इस a से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर fx1 और fx2 बराबर है, ठीक है, अब fx1 और fx2 क्या होंगे, इसकी इमेजेस ही तो होंगी, यानी कि fx1 एंड fx2 जो होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे भाई, b से करेंगे। किससे बिलोंग करेंगे, ये b वाले से करेंगे, ठीक है। तो fx1 एंड fx2 किससे बिलोंग करेंगे, b से। तो अगर इफ fx1 fx2 जो है हमारे बराबर हम रख दें, इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 हम कर दें और हमें इसको सॉल्व करके ये आंसर आ जाए, एट द एंड आंसर क्या आ जाए, ये आ जाए, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसकी बात एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कि लेट हमारे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू x, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, या फिर fx इज इक्वल्स टू x क्यूब कर लेते हैं, क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। fx इज इक्वल्स टू x क्यूब है, तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a मान लिया, ठीक है। चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अगर आपको ये दे दिया तो सॉल्यूशन आप डालेंगे और सॉल्यूशन करते हुए कैसे जाएंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है। देन फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि पुट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। क्या करेंगे, पुट करेंगे भाई, fx1 और fx2 को एक दूसरे के बराबर पुट करेंगे। तो जरा पुट करो फटाफट से बराबर, तो क्या हो जाएगा भाई, fx1 की वैल्यू क्या आएगी भाई, fx ये है ना, अगर मैं यहां पर fx1 करूंगा तो यहां पर x1 का क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो fx1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 का क्यूब इज इक्वल्स टू fx2 की वैल्यू क्या आ गई, x2 का क्यूब, क्या आ गई, x2 का क्यूब। अब देखो x1 का क्यूब और x2 का क्यूब ये दोनों इक्वल हैं। अब एक बात जरा मुझे बताओ, अगर दो एलिमेंट्स, दो नंबर्स हैं आपके पास, कोई भी दो नंबर्स आप इमेजिन कर सकते हो, अगर कोई दो नंबर्स का मैं क्यूब कर रहा हूं और आंसर सेम आ रहा है, तो भाई सीधी सी बात यही है कि वो नंबर्स भी सेम होंगे तभी उनका आंसर सेम आ सकता है। अगर वो नंबर सेम नहीं होंगे तो क्या उनका आंसर कभी सेम आएगा, नहीं आएगा ना। सिंपल सी बात है ये कि दो सेम नंबर, जैसे कि 2 का अगर मैं क्यूब कर रहा हूं और मेरे को आंसर मिल रहा है 8, सिंपल 2 का क्यूब आंसर 8 आता है। क्या कोई और ऐसा नंबर है जिसका मैं क्यूब करूं और आंसर 8 आ जाए 2 के अलावा, है क्या, नहीं है ना। तो क्या होगा, यहां पर ये क्यूब से क्यूब पावर जो है वो हट जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। तो fx1 इज इक्वल्स टू fx2 रखने पर हमें आंसर क्या मिल गया, देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू x2 ये आंसर मिल गया। यानी कि ये पुट करना, इसको सॉल्व करना, ये इंप्लाई कर रहा है दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज 1 1। हो गया सॉल्व भाई साहब, इसी के 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यही फोकट के 4 नंबर है, 1 1 और ऑन 2 पूछ लेगा और बोल देगा 4 नंबर का क्वेश्चन है, प्रूव करो, बताओ ये 1 1 है या ऑन 2 है। या 1 1 ऑन 2 में से ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रूव करो 1 1 है और ऑन 2 है।
फिर या फिर पूछ सकता है कि क्या ये 1 1 है या ऑन्टो है। तो यार देखो, जब बोल दे कि प्रूव करो ये 1 1 है या ऑन्टो है, तो आपको भाई बहुत इजी पड़ जाता है कि आपको पता है कि ये फंक्शन या तो 1 1 और ऑन्टो है ही, क्योंकि हमें प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑन्टो, देन हमारे पास थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो कुछ नहीं है, आप इनको ध्यान में रखते हुए चलना, और आपका आंसर निकल कर अगर ये आ रहा है तो आप बोल देना 1 1 है, वरना 1 1 नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, लेट x1 is equals to, let x1 and x2 are two different numbers, ठीक है। let x1 and x2 are two different numbers that belongs to set A, ठीक है। x1 and x2 are two different numbers that belongs to set A। ठीक है, x1 and x2 are two number that belongs to set A। Now अगर मैं पुट करूं कि पुट f(x1) is equals to f(x2), तो क्या होगा कि भाई x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, x2 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, अब एक बात बताओ यार, अगर दो नंबर्स हैं, दोनों का स्क्वायर सेम है, x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x1, ठीक है, यहां थोड़ा कमी पड़ रही है तो थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ भाई। जब स्क्वायर का साइन हटता है तो प्लस माइनस में रूट चढ़ता है, ये तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी स्क्वायर का साइन हटेगा तो प्लस माइनस में रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो प्लस माइनस रूट चढ़ गया। अब ये क्योंकि खुद एक स्क्वायर है तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x1 इज इक्वल टू x2 वाली? नहीं हो रही ना। देखो क्या आ रहा है, अब यहां से दो कंडीशंस आएंगी मेरे पास, क्या, एक तो आएगा x1 इक्वल टू x2 और दूसरा आएगा x1 इक्वल टू माइनस के x2। दोनों चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी? एक तो आएगा x1 इज इक्वल टू x2 और दूसरा आएगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो ये वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1, नॉट 1 1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि कब फंक्शन समझ में आ रहा है ना, कैसे प्रूव करना है फंक्शन को 1 1 और नॉट 1 1, कैसे उसकी 1 1नेस को चेक करना है, ठीक है। तो चलो 1 1 आई थिंक अब आपका क्लियर हो चुका है कि आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये 1 1 है या नहीं है, तो आप उसको कर लेंगे। अच्छा, मेजर ध्यान किस बात का रखना है कि आपके ये सेट क्या है, ठीक है, आपका डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। बहुत सी चीजें सेम आएंगी लेकिन डोमेन और कोडोमेन को चेंज करते ही वो दिक्कत दे जाएंगी बहुत ज्यादा। तो डोमेन और कोडोमेन का फंक्शंस के केसेस में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमको डोमेन क्या दिया हुआ है और हमको कोडोमेन क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो डोमेन और कोडोमेन का ध्यान स्पेशली रखना कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, क्या कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए एक प्री इमेज है या नहीं है अगर ऑन्टो करना है, और क्या डोमेन के सारे एलिमेंट उस फंक्शन से आउटपुट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मिस्टेक्स के चांसेस आपके और ज्यादा बढ़ जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है, और नंबर डिक्रीज कर जाएंगे। तो हमें नंबर डिक्रीज नहीं करना है, हमें क्या करना है, नंबर्स को इंक्रीज करना है और मिस्टेक्स को डिक्रीज करना है, ठीक है। तो वही कैसे डिक्रीज होगी भाई, इसका ध्यान रखने से डिक्रीज होगी कि डोमेन और कोडोमेन को पहले एक बार देख। आज तो बस बेसिक समझ रहे हैं कि 1 1 और तो देखो भाई, अब मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने क्या करा कि 1 1 नाम तो दे दिया, लेकिन 1 1 नाम थोड़ा
बढ़िया नहीं लगा, उनको लगा कि यार ये कैसा सिंपल सा नाम दे दिया, तो इसको थोड़ा और ज्यादा कैसा नाम देते हैं, थोड़ा टिपिकल नाम देते हैं। तो टिपिकल नाम उन्होंने इसको क्या दिया, इंजेक्टिव। क्या दिया, इंजेक्टिव। ठीक है, अगर लिखा आ जाए कि कोई फंक्शन को प्रूव करो कि प्रूव दैट फंक्शन इज इंजेक्टिव या दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स वो कुछ नहीं, वन वन की ही बात कर रहा है। इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। क्लियर हुआ? ठीक है, इसीलिए मैंने इसको सबसे एंड में आपको बताया है कि चाहे मैं कहीं वन वन लिखूं या मैं कहीं इंजेक्टिव लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आसानी से आप इसको समझ में अपने ध्यान में रखना और फटाफट से इसको नोट डाउन करो। इसके एग्जाम्पल्स के पैटर्न को देखो कैसे लिखे हुए हैं, उनको नोट डाउन करो और नोट्स में अपने लिख लो फटाफट से। डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, फटाफट से लिख लो। साइड हो जाओ। चलो नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड एंड द लास्ट। ठीक है, सेकंड एंड लास्ट एक और है, वैसे थर्ड भी है लेकिन वो इसके होते ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड एंड लास्ट इसका नाम क्या है भाई, ऑन्टो। ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, ऑन्टो फंक्शन क्या कहता है, ऑन्टो फंक्शन का कहना यह था कि सारे एलिमेंट्स, फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन डोमेन, है ना। हर एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो फॉर एवरी एलिमेंट in codomain there exists a pre-image in domain, ठीक है। अगर ऐसा है, फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन इफ देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है, हर एलिमेंट में कोडोमेन के, ठीक है, ये हमारे दो होते थे ना, ऐसे दो बनाते थे गोले, तो ये कोडोमेन ये डोमेन, तो हर एलिमेंट कोडोमेन के अगर कोई ना कोई, हर एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन के अगर एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है डोमेन में, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है भाई, ऑन्टो फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हुआ कि फंक्शन ऑन्टो कब होगा। ठीक है, अब चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके लिए कैसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो देखो भाई क्या है कि हम क्या करेंगे, मेरे पास एक फंक्शन होगा एफ एक्स, अगर मैं इसमें एक्स में कुछ भी पुट करूंगा, ठीक है, एक्स की जगह, तो मेरे को एक आंसर मिलेगा दैट इज वाई। लेट से वाई आंसर आ रहा है, मैंने फंक्शन में एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करी तो आंसर में मुझे क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है, या फिर फंक्शन में मैंने एक्स पुट करा तो आंसर क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है। सिंपल, इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की, और जब एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा इन वाई। ठीक है, अब ये फंक्शन जो होगा ये जरूरी नहीं है सेम हो, तो इसलिए इसको एक दूसरे अल्फाबेट के थ्रू दिखा रहा हूं, लेट से जी। ठीक है, यहां तो एफ एक्स में पुट कर रहे थे, एफ में एफ एक्स एक फंक्शन था, उसमें एक्स की जगह वैल्यू पुट करी तो वाई आ रहा था। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली तो वाई के टर्म्स में आ गया सब कुछ, और आंसर क्या, ये जो फंक्शन आया ये क्या आया हमारा, जी वाई। ठीक है, ये जो हमारा नया फंक्शन आया ये क्या आया, जी वाई। अगर नहीं समझ में आ रहा, अभी एग्जाम्पल लेंगे, सब कुछ चुटकी बजाते ही क्लियर होगा। ठीक है, चुटकी बजाते ही देखो आगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू जी वाई। अब ये जो एक्स इज इक्वल टू जी वाई आया है, ठीक है, ये जो एक्स इज इक्वल टू जी वाई आया है, अगर मैं इसको एफ एक्स में पुट करूं, ठीक है, एफ एक्स में एक्स की जगह पर जी वाई पुट कर दूं, ठीक है, एफ एक्स में एक्स की जगह पर जी वाई पुट कर दूं और आंसर क्या आ जाए मेरा, वाई आ जाए। आंसर क्या आ जाए मेरा, वाई आ जाए। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई हर एक एलिमेंट के लिए एक्स में कोई ना कोई एक इमेज, वो हर एक एलिमेंट के कोडोमेन के लिए कोई ना कोई एक इमेज, प्री इमेज प्रेजेंट है। अब ये तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारे भाई खोपड़ी के ऊपर से भी गया।
ठीक है, आपको अभी इतना समझ में आया भी नहीं होगा, गारंटेड नहीं आया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि बोला है प्रूव करो कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x इज ऑनटो, ठीक है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ऑनटो। अब क्या करेंगे भाई, तो भाई देखो क्या करते हैं, मैंने बताया था ना f(x) इज इक्वल टू y रखते हैं, सबसे पहला स्टेप है हमारा ये, तो इसको रखा f(x) इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू क्या गया 1/x आया। फिर क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं gy के टर्म में, तो x को यहां ले गए, y यहां आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/y आ गया, ठीक है, दैट इज आंसर आ गया हमारा। gy एक फंक्शन आ गया नहीं आ गया। अब क्या करना है, ये gy फंक्शन उठाकर हमें f(x) में पुट करना है, x की जगह पर, भाई ये x की वैल्यू तो है gy, x इज इक्वल टू gy है ना, तो ये x उठाकर कहां पुट करना है, यहां, तो पुट कर देते हैं f gy इज इक्वल टू f gy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 1/gy। भाई देखो f gy का मतलब क्या है, जहां जहां x है, f(x) था 1/x, f(2) लिखूंगा तो 1/2, तो ऐसे ही f gy लिख रहा हूं, तो जहां जहां x है वहां x की जगह क्या लिख देंगे gy, तो f gy इज इक्वल टू 1/gy, सिंपल। अब gy की वैल्यू कितनी है, gy की वैल्यू क्या है 1/y, तो इज इक्वल टू 1/y। अब क्या होगा, ये y ऊपर गया, ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा y आ गया नहीं आ गया। तो अगर अब यहां पर देखो, इस फंक्शन के लिए मैंने सेम सारे स्टेप यही फॉलो करे, आंसर मेरा एंड में y आ गया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ये वाला जो मेरा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, एक ऑनटो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज ऑनटो, ये एक ऑनटो फंक्शन है, ठीक है, कैसा फंक्शन है हमारा, ऑनटो फंक्शन है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलना है, और अगर एंड में ये आंसर आ जाए तो फंक्शन ऑनटो है। सिंपल है कि नहीं, इजी है, बहुत इजी है। चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है, चलो इतना नोट कर लो फटाफट से, वीडियो को पॉज करो, इतना नोट करो, फिर मैं इसको रब करके इस एग्जांपल को, आगे का एग्जांपल समझाता हूं, फटाफट से पॉज करके नोट करो। कर लिया, चलो आगे चलते हैं, आगे इसको रब करके अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये तो एक ऑनटो का एग्जांपल भाई हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से f(x) इज इक्वल टू, सिंपल सा एग्जांपल है x², ठीक है, एक स्क्वायर फंक्शन। देखते हैं कि ये ऑनटो है या नहीं, क्वेश्चन में आ गया चेक वेदर। अब हमें नहीं पता कि भाई हमें ये प्रूव भी नहीं करना, हमें तो पता ही नहीं कि ऑनटो है या नहीं, चेक पूछ लिया उसने, तो अब क्या करेंगे भाई, यही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, f(x) इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x², भाई सिंपल हो जाएगा ना, f(x) की जगह x² रख देंगे, सॉरी इसको ऐसे रख लो, f(x) की जगह आ जाएगा x² इज इक्वल टू y, ठीक है, f(x) की वैल्यू x² है तो इसकी जगह x² इक्वल टू y, x की वैल्यू प्लस माइनस √y आएगी कि नहीं आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √y। यही जो फंक्शन आया इसी को क्या बोलते हैं, gy बोलते हैं, ठीक है, gy बोल दिया। अब ये वाला फंक्शन उठाकर मुझे कहां रखना है, f(x) में रखना है, ठीक है, तो चलो रख लेते हैं। अब यहां पर देखो एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है चेक करते हैं, देखो छोटी सी दिक्कत है, क्या है वो, मैंने बोल दिया लेट्स से कि आपका अभी हमको डोमेन और कोडोमेन तो पता ही नहीं है ना, तो लेट्स से मेरा जो f फंक्शन जो है वो R2R है। अब R2R का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी कि डोमेन में भी रियल नंबर होंगे और कोडोमेन में भी रियल नंबर होंगे, ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, R2R, ठीक है ना, डोमेन में भी रियल नंबर्स हैं और कोडोमेन में भी रियल नंबर्स हैं। अब बात करते हैं आगे की, तो अगर अब मैं यहां से ये जो वैल्यू आई है, अब यहां पर इसको उठाकर अगर मैं यहां पर रखूंगा तो देखो क्या होगा, f(x), ठीक है, f(x) इज इक्वल्स टू f gy, ठीक है, x हमारा gy के बराबर है, इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, वैल्यू gy की क्या है, प्लस माइनस √y, तो f gy का मतलब हो जाएगा gy का स्क्वायर, भाई f(x) का मतलब x², तो f gy का मतलब gy का स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं यहां से gy का स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो gy क्या है मेरा,
प्लस माइनस रूट वाई है, तो प्लस माइनस रूट वाई का स्क्वायर और आंसर आ जाएगा मेरा वाई। अब कहोगे कि सर देखो पूरा सॉल्व करा, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग करा, आंसर भी वाई आया, फंक्शन ऑन्टो होगा। क्या होगा? फंक्शन ऑन्टो होगा। मैं कह रहा हूं फंक्शन ऑन्टो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? मैंने कहा था ना यार, इन पे ध्यान देना है। ये क्या लिखे हुए हैं? डोमेन और कोडोमेन क्या लिखे हुए हैं? अगर डोमेन और कोडोमेन पे ध्यान नहीं दिया तो मिस्टेक कर जाओगे, ठीक है? यही समझाना चाह रहा था। अब देखो रियल नंबर्स लिखा हुआ है यहां पे। अगर रियल नंबर्स लिखा हुआ है तो रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। रियल नंबर्स का मतलब क्या है? सेट ऑफ रेशनल एज वेल एज इर्रेशनल, दोनों के सेट होते हैं। तो यहां रियल नंबर्स में क्या आएंगे? आपके नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। क्या नेगेटिव नंबर्स का रूट एक रियल नंबर आएगा? बताओ मेरे को भाई। आपके पास देखो फंक्शन क्या है, ऐसे समझो, मैपिंग के थ्रू समझ लो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे समझ लो। देखो यहां पर फंक्शन होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है? ये है, ये आपका क्या है? कोडोमेन है CD। ये आपका डोमेन है D। यहां पर एलिमेंट्स भी यही है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 भी है, ठीक है? तो अब देखो अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूं तो हो सकता है यहां पर एलिमेंट हो भाई, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर का सेट है। तो -2 के लिए 4 इसमें होगा, ठीक है? -2 के लिए लेट से चलो लिख लेते हैं, 4 इसमें होगा, यहां भी 2 तक लेते हैं, ठीक है? -2 के लिए 4 इसमें है, बहुत सही। 2 के लिए 4 इसमें है, -1 के लिए 1 इसमें है, 1 के लिए 1 इसमें है, बहुत सही। इसके लिए तो सब कुछ है। 0 के लिए 0 है। लेकिन एक बात जरा यहां ध्यान से देखना कि ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनके लिए क्या कोई प्री इमेज है? बताओ मेरे को। इन नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई प्री इमेज है? सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं रूट में नेगेटिव नंबर्स को पुट करूंगा तो आंसर इमेजिनरी चला जाता है, ठीक है? 11th का चैप्टर क्या था उसका नाम? कॉम्प्लेक्स नंबर, याद होगा तो उसमें इमेजिनरी के केसेस पड़े थे। तो अगर यहां पर मैं रूट में नेगेटिव का 2 रखूंगा तो आंसर किसमें कैसा चला जाएगा? इमेजिनरी। और इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग नहीं करते। ये डोमेन का सेट तो रियल नंबर का है ना, है कि नहीं है? तो इमेजिनरी नंबर्स हमारे रियल नंबर्स के डोमेन से बिलोंग नहीं करते। दैट्स वाई -2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, -1 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। तो अब क्या होगा? यानी कि ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है, ठीक है? भले ही आपने ये पूरा करा, आंसर सेम एज इट इज आया, लेकिन अगर आपने इनका ध्यान नहीं रखा कि हमें डोमेन और कोडोमेन क्या दिए हुए हैं, तो पूरा बर्बाद कर आओगे। बहुत ध्यान देना है कि डोमेन और कोडोमेन क्या है। अब देखो बस इनको चेंज करूंगा और आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज करूंगा? R पॉजिटिव टू R पॉजिटिव, या फिर सिंपल ऐसे तो R ही रहने दो, R टू R पॉजिटिव। R पॉजिटिव का मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव। अब इसमें ये नहीं आएगा। अगर ये सेट मेरा R पॉजिटिव का है तो इसमें ये नहीं आएंगे, नेगेटिव नंबर सारे गायब हो गए। अब ये नंबर, अब ये जो फंक्शन है ये ऑन्टो हो जाएगा। अब इसका कोई सा भी नंबर उठा लेना, उसके लिए कोई ना कोई एक प्री इमेज प्रेजेंट होगी ही होगी, ठीक है? क्योंकि हर एक पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट पॉसिबल है, चाहे कोई भी हो। 2 का अंडर रूट कोई ना कोई तो रियल नंबर होगा ही ना भाई। 2 का अंडर रूट रियल नंबर भी तो आता है। 1.41 जो वैल्यू है अंडर रूट 2 की, वो भी तो एक रियल नंबर है। √3 1.7 रियल नंबर है। तो यानी कि क्या हुआ कि यहां पर हर एक एलिमेंट के लिए एक ना एक प्री इमेज हो जाएगी। कब? जब मैं R टू R पॉजिटिव कर दूं डोमेन को, बस जस्ट थोड़ा सा चेंज करा कि एक जगह पॉजिटिव साइन लगा दिया, पूरा आंसर चेंज हो गया। डोमेन कोडोमेन का विशेष ध्यान देना है अगर इस टॉपिक में आपको बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करना है तो। डोमेन और कोडोमेन के छोटे छोटे चेंजेस से आंसर पूरे चेंज हो जाते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं कैसे डोमेन और कोडोमेन की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था, ठीक है? तो चलो अब हमको ऑन्टो फंक्शंस भी आई थिंक समझ में आ चुका है कि 1 क्या है, ऑन्टो क्या है। अब ऑन्टो को फिर से वही साइंटिस्ट होगी क्या कि भाई इसको भी एक
इतना इजी नाम ऑन्टो, 4 शब्द का नहीं, बड़ा नाम देंगे। क्या नाम दिया? सर्जेक्टिव। क्या नाम दिया? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑन्टो जो होता है ना वही सर्जेक्टिव है। ऑन्टो फंक्शन को ही सर्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। सेम है, अगर सर्जेक्टिव लिखा है अगर ऑन्टो लिखा है, सेम बात है, कोई चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं। समझ में आया? चलो, ऑन्टो फिनिश हो चुका है। इसकी डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा और यहां मैं बॉक्स में लिख देता हूं, इसका विशेष ध्यान देना है। ये 5 स्टार वाली बात है, ठीक है? इस पे 5 स्टार बना लेना अपनी कॉपी में कि इसको ध्यान में नहीं रखा तो सब गुड़ गोबर कर दोगे, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना। क्या? कि डोमेन और एंड कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन पर विशेष ध्यान, हिंदी में पर विशेष ध्यान, ठीक है? छोटा सा ये अपना 5 स्टार की बात नोट कर लेना, इसको अपने दिल और दिमाग में छाप लेना। ये नहीं छापी ना तो ये पूरा खत्म हो जाएगा मामला, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? चलो, डोमेन एंड कोडोमेन पर विशेष ध्यान देना है कि वो है क्या। हो सकता है फंक्शन बिल्कुल ऑन्टो होगा, ठीक है, प्रूव हो रहा होगा, जैसे हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है उसी के अकॉर्डिंग प्रूव हो गया कि भाई ये तो ऑन्टो है, लेकिन ये ऑन्टो था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स के लिए नहीं था भाई, डोमेन हमारा कोडोमेन हमारा साथ नहीं दे रहा था, ठीक है? तो डोमेन कोडोमेन सब कुछ क्लियर हो गया, ऑन्टो फंक्शन क्लियर हो गया। अब एक लाइन का समराइज कर देते हैं थर्ड टाइप का फंक्शन, जिसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव। नोट कर लो फटाफट से, वीडियो पॉज करके फटाफट से। चलो, कर लिया? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा एक आखिरी टाइप का फंक्शन बचा है जिसे कहते हैं बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव, ठीक है? लास्ट बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? कुछ से नहीं यार, मतलब वही है ना कि दिमाग का दही करने वाली बात है कि 3 नाम झेलो। अगर फंक्शन इंजेक्टिव भी है, अगर फंक्शन सर्जेक्टिव भी है, अगर फंक्शन इंजेक्टिव भी है, अगर फंक्शन सर्जेक्टिव भी है, तो हम कह देंगे कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक है? बाई का मतलब दो और जेक्टिव, यानी कि अगर ये दोनों जेक्टिव है, फंक्शंस के दोनों जेक्टिव अगर क्लियर हो रहे हैं, उन पे टिक मार्क आ रहा है कि ये वाला जेक्टिव भी है और ये वाला जेक्टिव भी है, तो उसको कह देंगे कि भाई वो क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कुछ नहीं करना है, फंक्शन में अगर बोल दे कि प्रूव दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है, तो क्या करोगे? उसको इंजेक्टिव और उसको सर्जेक्टिव, सिंपल, उसको 1 और उसको ऑन्टो दोनों प्रूव करना पड़ेगा। उसको दोनों प्रूव कर देना, फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हुआ? फंक्शन इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। एक छोटी सी चीज और, एक छोटी सी चीज ये कि सपोज अगर फंक्शन मेरा इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर मेरा कोई फंक्शन है वो ए टू बी के लिए डिफाइन है और मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अगर बारे में बात करूं ए के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए जो होंगे वो हमेशा कम होंगे या बराबर होंगे किससे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी से। भाई तभी होगा ना, देखो बी में एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर ए में एलिमेंट ज्यादा हो गए, मेरे पास ये 2 हैं गोले, ए में एलिमेंट अगर ज्यादा हो गए, ए के एलिमेंट अगर ज्यादा हो गए, तो क्या होगा कि भाई ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज बचेगी क्या? नहीं है ना। सपोज यहां पर 5 एलिमेंट है, यहां पर 10, यहां पर अगर मान लो यहां पर अगर 10 एलिमेंट है और यहां पर 5 है, तो बताओ मेरे को 10 एलिमेंट के लिए 5 इमेजेस, हर एक के लिए एक इमेज मिली क्या? नहीं मिली। तो ये वाला कंडीशन में अगर आप फंक्शन में देख रहे हो कि भाई उसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो फंक्शन इंजेक्टिव नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, बी के कम है, तो फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होगा। अगर फंक्शन को इंजेक्टिव होना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी। इंपॉर्टेंट,
फॉर 1 मार्कर्स एज वेल एज फॉर IIT एंड मेंस। ठीक है, दोनों में ये कंडीशंस पूछी जा सकती है। चलो नेक्स्ट, अगर फंक्शन अब इंजेक्टिव की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं सर्जेक्टिव की। ठीक है, सर्जेक्टिव के केस में क्या होगा, अब हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि बी के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, है ना। बी के एलिमेंट्स कम होने चाहिए, अगर बी के एलिमेंट्स कम होंगे तभी तो हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज बनेगी। ठीक है, वरना नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना, ये इंजेक्टिव की इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, इक्वल टू भी हो सकते हैं या फिर उससे कम ही होंगे हमेशा ए से एलिमेंट इन बी। नेक्स्ट, लास्ट, बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो क्या होगा, 1 भी है, ऑन्टो भी है, मतलब हर एक एलिमेंट की एक इमेज भी है और सबकी प्री इमेज भी है। तो ऐसे केस में फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो फॉर अ बाइजेक्टिव फंक्शन उसके डोमेन में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट उसके कोडोमेन में भी होंगे। क्लियर हुआ? ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लें और आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको फंक्शंस क्लियर हुए होंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव क्या है। बाइजेक्टिव के लिए आप इसको पढ़ें, इसको समझें। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा आपके इस एफर्ट को कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करा। चलिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को जरूर प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए